जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी द ग्रेट फ्रीडम फाइटर शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के बारे में। भगत सिंह वो योद्धा जो हमें युवा होने का मतलब समझाते हैं, जो 23 साल की आयु में दार्शनिकता के शिखर को छूते हैं, जो जवानी की नई परिभाषा गढ़ते हैं। भगत सिंह जो अपनी शहादत से पूरे विश्व को इनकलाब का अर्थ बताते हैं। बात करेंगे इस ग्रेट फ्रीडम फाइटर के बारे में, जिसने नव भारत निर्माण की नींव रखी और लाखों करोड़ों युवाओं को अपना दीवाना बनाया। भगत सिंह का जीवन विराट है, भगत सिंह के व्यक्तित्व की तरह। उसको हम जानेंगे सिलसिलेवार ढंग से, बात करेंगे चरणबद्ध तरीके से, और भगत सिंह के जीवन को हम 2-3 भागों में बांटेंगे। मुझे लगता है कि भगत सिंह के जीवन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, शोध किए गए हैं, बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, लेकिन भगत सिंह के जन्म से पहले भगत सिंह का परिवार कैसा था और उस समय के हालात कैसे थे, उन पर उतनी रिसर्च, उतना शोध सामने नहीं आया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शुरुआत करें यहीं से। भगत सिंह के पुरखों के बारे में भी जानेंगे, भगत सिंह के गांव के बारे में भी जानेंगे, भगत सिंह के चाचा दादाजी के बारे में भी जानेंगे कि कैसे भगत सिंह को जन्म से ही क्रांति गिफ्ट में मिली। भगत सिंह के जो पैतृक गांव का जो जिक्र मिलता है, उसके लिए जो हमारे पास सोर्स उपलब्ध हैं वो ऑटोबायोग्राफीज हैं भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह की, बरीड अलाइव, और एक इनके बहुत निकट रामलाल प्रेमी जी की, जिथे सूरज उगया। उसमें इनके पूर्वजों से एक फैमिली ट्री का जिक्र वो करते हैं। वो बताते हैं कि भगत सिंह का जो परिवार है, जो उनके पुरखे थे, वो नारली गांव, जो उस समय लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आता था, वहाँ से ये शिफ्ट हुए थे खटकड़ कला में। और इसके पीछे की भी एक रोचक कहानी का वो जिक्र करते हैं। हुआ यूं कि जैसा कि इन्होंने नाम तो नहीं जिक्र किया है कि कौन से इनके वो पूर्वज थे जो युवा थे और उनके घर में देहांत होता है किसी का। और उस समय जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है और सिख धर्म में भी, कि अस्थियों को लेकर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। तो उसको लेकर वो गंगा के लिए निकले, पैदल यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रात हो जाती है और एक किला था, वहां पर वो रुकते हैं और पहरेदार से निवेदन करते हैं कि वो रात को उनको शरण दें। बात राजा तक पहुंचती है, राजा उनको आमंत्रित करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं और मन ही मन तय करते हैं कि राजकुमारी के लिए बेहतर वर यही हो सकते हैं। कहानी कहती है कि राजा उनको आमंत्रित करते हैं कि जब आप अस्थियां प्रवाहित करके वापस लौटे तो यहाँ वापस आए, रुके। होता ऐसे ही है। एक शर्त और राजा रखते हैं कि आपको अपने परिवार के साथ यहीं पर आना होगा। तो इस प्रकार से जो इनके पूर्वज थे वो यहाँ शिफ्ट हुए। उस जगह का नाम खटकड़ कला पड़ा। पंजाबी में खटकड़ जो जगह है उसको दहेज का अर्थ मानते हैं। तो चूंकि शादी के बाद वो जगह इनके परिवार को मिली, वहाँ वो रहे, तो उसका नाम खटकड़ कला पड़ा। उसके बाद जो इनके पूर्वज रहे वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहे, आसपास सामाजिक
राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध रहे। उनमें बताते हैं ये वो दौर था जब विश्व में भी बहुत कुछ घट रहा था भारत के साथ साथ। यूरोप में औद्योगिक क्रांति ठीक ठाक गति पकड़ चुकी थी और ब्रिटेन नई कॉलोनीज बनाने की कोशिश में था और उसका टारगेट भारत बना। भारत में उन्होंने अपना जड़ों को मजबूत किया, यहाँ आए और धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने अधिकार में ले लिया। इनका मूल उद्देश्य, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट फर्म थी, उनका एकमात्र मूल उद्देश्य था शोषण करना, यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना और उसको इंग्लैंड में बेचना। तो इन्होंने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिससे ये भारत का शोषण कर सकते हो। सभी रास्ते इन्होंने तय किए, बंगाल से लेकर मद्रास, बॉम्बे और उसके बाद जो नंबर आता है पंजाब का। पंजाब प्रांत शुरुआत से ही काफ़ी खुशहाल प्रांत रहा है। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ रही है और कई नदियों का समागम यहाँ पर रहा है और इतिहास में जितने भी आक्रमण हुए वो इसी क्षेत्र से हुए, क्योंकि यहाँ की समृद्धता को देखकर लोग काफ़ी आकर्षित होते थे। यही कारण रहा कि यह सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी एनरिच है, विकसित है। तो अंग्रेजों का ध्यान यहाँ पड़ा और उन्होंने अपनी शोषण की नीति यहाँ भी लागू की। यहाँ पर जब मुगलों के राज्य का अंत हो रहा था और ब्रिटिश हुकूमत मजबूत हो रही थी, तो इधर भगत सिंह का जो परिवार खटकड़ कला में था, इसका असर उन पर भी पड़ा। और जैसा कि जिक्र मिलता है कि 1845 के आसपास का वो है, जैसे ही जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत जो बड़े जमींदार थे, सामंत थे, फ्यूडल्स लॉर्ड थे, उनसे बहुत सारी ज़मीनें एक्वायर कर लेती हैं, उनसे ले लेती हैं। उनमें इनका परिवार भी था। बहुत प्रयास किए जाते हैं जो आसपास के लोग होते हैं कि वो ज़मीनों को छुड़वाएं। उसी कड़ी में इनके जो फैमिली ट्री में जो चाचा अजीत सिंह ब्रीड अलाइव में जिक्र करते हैं, वो बताते हैं कि इनके परिवार की तरफ से भी एक कोशिश की गई कि अंग्रेजों से मिलकर जो इनकी ज़मीनें रिड्यूस की गई हैं, कम की गई हैं, उनको वापस लिया जाए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होता है। घटना ये घटती है कि जो उस समय के कुछ और सामंत थे, वो कहते हैं कि आप अंग्रेजों से बोलिए कि हम आपका साथ देंगे तो आपको ज़मीनें मिल जाएंगी। अपने देश वालों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने की जो बात थी, वो इनके जो पुरखे थे वो उनको मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा, एक बहुत उसका जो अंडरलाइन करते हैं उस वाक्य का, वो कहते हैं कि जितनी हमारे पास ज़मीन बची है वो भी जाए, चली जाए, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे, अपने देश वालों के खिलाफ नहीं साथ देंगे। अब जो एक फैमिली ट्री की बात करते हैं किशन सिंह जी, जो इनके चाचा जी हैं, उसका मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। भगत सिंह बनने तक की यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी अगर हम उनके जन्म से पहले की परिस्थितियों को नहीं देखेंगे। एक बीज के अंकुरित होने से पहले जो जमीन तैयार होती है उसको अगर नहीं जानेंगे, आप लोगों को हैरानी होगी कि भगत सिंह से पहले ही भगत सिंह का पूरा परिवार आसपास के क्षेत्र में काफ़ी विख्यात था भारत की आज़ादी के प्रयासों को लेकर। भगत सिंह जो के चाचा जी जो अजीत सिंह है, वो जो जिक्र करते हैं फैमिली ट्री का, तो उसमें वो बताते हैं, वो शुरुआत करते हैं सरदार फतेह सिंह से।
1815 में सरदार फतेह सिंह का जन्म होता है। उनकी 2 संतानें होती हैं, खेम सिंह 1837 और नारायण सिंह जैलदार। नारायण सिंह जैलदार जो थे, उनके जन्म की जो तिथि है उसका जिक्र वो नहीं करते हैं उसमें। फिर सुरजन सिंह, खेम सिंह की 3 संतानें होती हैं, सुरजन सिंह, अर्जन सिंह 1858 और मेर सिंह। अर्जन सिंह का नाम आपने सुना होगा, ये भगत सिंह के दादाजी रहे और इनकी दादी जी का नाम सरदारनी जयकौर। इनकी भी 3 संतानें। सबसे बड़े लड़के किशन सिंह 1878, अजीत सिंह 1881 और स्वर्ण सिंह 1887। भगत सिंह के बारे में जब हम जानते हैं और एक कल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि एकदम से बहुत बड़ी घटना घटी और एकदम से कोई इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी पैदा हो गया। लेकिन मैं आपको साथ में ही बताऊं कि भगत सिंह के जो पिताजी थे और इनके दोनों चाचा उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मोस्ट वांटेड थे। कारण भगत सिंह के जो चाचा जी थे अजीत सिंह, वो काफ़ी सक्रिय थे भारत की आज़ादी को लेकर और उन्होंने उस समय के जो किसान थे उनको शोषण को लेकर एक आंदोलन भी चलाया, पगड़ी संभाल चट्टा, और उसके लिए उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और उनकी मांगों को आगे पहुंचाने का काम किया। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ थी और उन्होंने उन पर मुकदमा दायर किया और बर्मा उनको भेजा। बात करेंगे उन चीज़ों पर। साथ में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि भगत सिंह के जो दोनों चाचा थे वो भी विवाहित तो हुए लेकिन उनकी संतानें नहीं थी। भगत सिंह के पिता जो थे उनकी 9 संतानें हुई। मैं नाम आपके सामने रखूंगा। जो सबसे बड़े लड़के हुए जगत सिंह, फिर भगत सिंह, फिर उनकी बहन बीबी अमर कौर, कुलबीर सिंह उनके भाई, बीबी सुमित्रा, फिर बीबी शकुंतला, रणबीर सिंह, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे। अब भगत सिंह के जन्म तक हम पहुंचे उससे पहले मैं बताऊं, खटखड़ कला में इनका परिवार खूब समृद्ध और अच्छे से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि 1898 की घटना है। उस समय सरकार लाहौर प्रांत में, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज़मीनें आवंटित कर रही थी और कुछ सस्ते दामों में भी बहुत ज़मीनें दे रही थी। तो भगत सिंह के जो दादाजी थे अर्जन सिंह, उनको भी उस समय 25 एकड़ ज़मीन मिली। तो वो पूरे परिवार के साथ शिफ्ट किए लायलपुर जो डिस्ट्रिक्ट था, उस समय का गांव था, और लाहौर के अंदर वो रहे। जो 25 एकड़ ज़मीन थी उसमें से 7 एकड़ पे उन्होंने बाग लगाया और बाकी में खेती बाड़ी, नई नई ताज़ा ताज़ा नहरों का निर्माण हुआ था और ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। काफ़ी अथक मेहनत और प्रयास से बहुत कम समय में ज़मीनें खूब अच्छी फसल कर देने लगी। हुआ ये कि भगत सिंह का पूरा परिवार काफ़ी और समृद्ध होता चला गया और इसका परिणाम ये हुआ कि देश की आज़ादी को लेकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और ज़्यादा सक्रिय भी होता गया। जब हम इनके बारे में जानते हैं तो ये भी काफ़ी हद तक सूचनाएं मिलती हैं कि भगत सिंह का पूरा परिवार उस समय के जितने भी क्रांतिकारी होते थे, जितने भी क्रांतिकारी समूह थे, उनको फंडिंग भी करते थे। भगत सिंह का पूरा परिवार आर्य समाज के प्रभाव में था। उस समय का राजनीतिक अगर हम हिसाब देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खूब शोषण कर रही थी। सामाजिक रूप से भारत काफ़ी हद तक पिछड़ चुका था, आर्थिक हालत भी काफ़ी बद से बदतर हो चुके थे। भगत सिंह के जो छोटे चाचा थे स्वर्ण सिंह, उनकी भी मौत 23 साल की बहुत कम आयु में हो जाती है और कारण जान के आप हैरान होंगे
कि उनको जिस जेल में रखा गया था उनके हालात बहुत ख़राब थे। कोई साफ़ सफाई नहीं होती थी, बहुत ख़राब खाना उनको मिलता था। बाद में जब भगत सिंह पर मुकदमा चलता है और जेल में होते हैं तो भगत सिंह ये मुद्दा भी उठाते हैं और इसके लिए आमरण अनशन करते हैं, जिसमें एक उनके साथी जतिन दास की मौत हो जाती है। ये घटना मैं इनसे कोरिलेट करके मैं बता रहा था। तो भगत सिंह के जो चाचा स्वर्ण सिंह है उनका भी देहांत जेल में रहने की वजह से, वहाँ उनको टीबी हो जाती है जेल के हालात ख़राब होने की वजह से। और भगत सिंह के जो चाचा जी थे वो लगभग 38 साल तक एक प्रकार के वनवास में रहे, देश से बाहर रहे। और हालात ये रहे कि जब आसपास का पूरा वातावरण शोषण का शिकार था, हालात बहुत खराब थे, तो उसमें एक छोटी सी चिंगारी उभर रही थी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और उसी में भगत सिंह का पूरा परिवार उस क्रांति का अड्डा बना हुआ था। उस समय के अगर दौर की बात करें तो बंगाल और मद्रास, बॉम्बे, उसके बाद पंजाब, चारों तरफ से 1857 की क्रांति के बाद से ही काफ़ी एकजुटता देखने को मिल रही थी। क्रांतिकारी भारत के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां भाषा बाधा थी, उसके बावजूद लोगों ने अलग अलग तरीके एक दूसरे से जुड़ने के मिला लिए थे। संदेश देने के भी तरीके अलग होते थे। बताते हैं कि उस समय सिंबल कुछ भी रख लिया जाता था, जैसे रोटी भी होती थी कि एक गांव से रात को रोटी चलती थी और वो उसके माध्यम से सूचना होती थी कि कब कहाँ पर बैठक होगी, कैसे मिलना होगा। ऐसे ही भगत सिंह के जो खेत थे, भगत सिंह के परिवार के जो खेत थे, घर था, जो दूसरे ऐसे ठिकाने थे, वहाँ पर निरंतर क्रांतिकारी जुटते रहते थे और खूब गुप्त बैठकें होती थी और उन पर चर्चा विचार विमर्श होते थे कि कैसे भारत को इस हालात से निकाला जाए। और भगत सिंह के जो दादाजी थे, चूँकि वो आर्य समाजी थे और खूब प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे और शिक्षा में उनकी आस्था थी, तो उन्होंने व्यवस्था की थी कि शिक्षा का वातावरण घर में रहे। तो वो पूरा वातावरण, क्रांति की वो ललक, देश के वो हालात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बिगड़ते हुए और क्रांतिकारियों के आने का अड्डा भगत सिंह का घर बनता गया और उसकी वो छाप भगत सिंह के पूरे जीवन पर देखी। वो क्रांति की लो भगत सिंह के अंदर एक मशाल, एक आग के रूप में पैदा हुई। साथियों, भगत सिंह के परिवार के बारे में मैंने कुछ जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो बहुत रोचक हैं, जिस पर बात की जा सकती है, उन पर आगे कभी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था भगत सिंह के परिवार के बारे में। भगत सिंह के परिवार से कि जो और कुछ तथ्य हैं उन पर जब हम आने वाले चरण में भगत सिंह के बचपन के बारे में बात करेंगे तो उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो साथियों, भगत सिंह की इस क्रांति की यात्रा में साथ बने रहें, चले भगत सिंह के साथ और देखें भगत सिंह के जीवन में क्या घट रहा था, क्या हुआ जिससे भगत सिंह जैसा रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पैदा हुआ। मिलते हैं साथियों अगले भगत सिंह के चैप्टर, भगत सिंह एक कर्मयोगी की जीवन यात्रा। जय हिंद।